ਕਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल नहीं, थैंक यू परमिंदर जी फॉर इनवाइटिंग अस एंड जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, सबको नए साल की बधाई। भाई, नए साल में हम पहली बार आए हैं आपके पास। That's right. एंड इमिग्रेशन के टॉपिक पे या डिफरेंट लीगल टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर बात करेंगे जी। एंड साथ में ही कल इंडिया का रिपब्लिक डे है, जी। तो उसकी भी एडवांस में सबको ढेर सारी बधाइयां दें हम, न्यूजीलैंड में भी और इंडिया में भी रिपब्लिक डे का कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी बिल्कुल, legalassociates.co.nz हमारी वेबसाइट है। 31 ईस्ट मैकी रोड लेवल 1 पापा टोयोटो हमारा एड्रेस है। ऑफिस का फ़ोन नंबर 092799439। आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं, या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बना सकते हो। आप न्यूजीलैंड के किसी भी एरिया में रहते हो या ओवरसीज लाइक इंडिया से भी आप जूम पे या वीडियो कॉल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं जो पेपर वर्क आपके हाथ में देख रहा हूँ राज जी, हाँ जी, बहुत बहुत बड़ा फील्ड है। इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उनका 12 ही महीने शोर मचा रहता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन सरकार जो है या इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से चलता है। बिल्कुल। तो अभी लास्ट ईयर पे काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो थोड़ा सा जो ग्लिम्प्स है वो लास्ट ईयर से हम लोग बैकग्राउंड से लोगों को पहले जोड़ते चलेंगे। बिल्कुल। उसमें क्या ज़रूरी था और क्या नहीं हो पाया, किसके लिए आप लोग हमेशा उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। देखो, हमारी पूरी कोशिश परमिंदर जी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को न्यूजीलैंड में वीज़ाज मिले, रेजिडेंस वीज़ा मिले, ताकि वो जो न्यूजीलैंड का मेन स्ट्रीम है उसके अंदर शामिल हों। क्योंकि जो भारतीय मूल के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका जो फाइनल एम होता है वो होता है न्यूजीलैंड में रेजिडेंस वीज़ा लेना, एंड जो न्यूजीलैंड की इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना। उसके बाद फिर उनका फैमिली का होता है कि इंडिया जाते हैं वो लोग शादी करते हैं, या लोकली यहाँ पे न्यूजीलैंडर या जो भी सुटेबल मैच उनको मिलता है उनके साथ वो शादी करते हैं। बाद में उनके पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, फैमिली एंड कम्युनिटी इसी तरह से बढ़ती रहती है। तो जो कोविड के दौरान हार्डशिप्स हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स जो लोग वहाँ स्टक हैं, दूसरे उनके पार्टनर्स जो लोग वहाँ पे स्टक हैं। तो वो लोग काफ़ी कोविड के दौरान सफ़र किए। हमने भी काफ़ी कोशिश की ड्यूरिंग दैट टाइम, पिछली गवर्नमेंट के दौरान भी गवर्नमेंट से बात करने की, एंड टाइम टू टाइम इमिग्रेशन ने न्यूजीलैंड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए MIQ जो क्वारंटीन इनका कोटा है उसके हिसाब से, जो कोविड का कंट्रोल है उनके हिसाब से इन्होंने टाइम टू टाइम, जैसे अभी एसेंशियल स्किल्स वीज़ा उन्होंने ओपन किए थे कि जो लोग ओवरसीज में स्टक हैं, दे कैन कम। उससे पहले जो न्यूजीलैंड के सिटीजन एंड जो रेजिडेंट वीज़ा होल्डर थे परमानेंट, उनके जो पार्टनर्स थे, तो कैटेगरी के हिसाब से प्रायोरिटाइज किया। इस टाइम वो अब स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जो 1 फरवरी से 1 अप्रैल से जो लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब ये दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट वीज़ा कौन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया, तो इसमें बेसिकली 3 तरह के लोग हैं जिनके ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा थे, वो इंडिया गए,
लॉकडाउन में फंस गए, उनका वीजा एक्सपायर हो गया। दिस इज वन। काफी लोग हैं बिल्कुल। दूसरे वो थे जिनके स्टूडेंट वीजा अप्रूव्ड थे जी, वो लोग न्यूजीलैंड ट्रेवल नहीं कर पाए, नहीं पाए, बट स्टिल उन्होंने जूम के थ्रू या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी क्लासेस इंडिया में अटेंड करी। अच्छा। तीसरे इन्हीं तरह के जो स्टूडेंट वीजा होल्डर थे, उनके पार्टनर्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो इंडिया में स्टक हो गए। अच्छा। तो ये 3 तरह के लोग हैं जो 1000 एप्लीकेशंस पर मंथ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ओवरसीज स्टक हैं जो लॉक्ड आउट है, उनके लिए प्रोसेस करेगी। ओके। एवरी मंथ 1000 जी, ठीक है। और दूसरा जो इस साल का जो चेंज आएगा, आपने देखा जो पिछली बार मार्च में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की थी जी, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दी थी। ओके। सितंबर 2020 तक जी। सितंबर में अगेन उन्होंने 6 महीने के लिए मार्च 2021 तक पोस्टपोन कर दी जी। उसी के अंदर जो पेरेंट्स की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थी वो भी उसके साथ थी। तो दोनों ईवाईज हैं जो होपफुली दिस ईयर मार्च के अंदर अभी उनका कंसिडरेशन चल रहा है, मार्च के अंदर दे विल रीओपन। ओके। यू नो, तो काफी लोग थे जो रेजिडेंस वीजा अप्लाई जिन लोगों ने करना था वो लॉक्ड आउट हो गए, इसके अंदर भी वो अप्लाई नहीं कर पाए। ओके। हर फोर्टनाइट में मोर देन 1000 इन्विटेशन इमिग्रेशन भेजती थी रेजिडेंस वीजा अप्लाई करने के लिए। अच्छा। तो अब आप खुद सोचो कि एक साल 12 महीने के अंदर 25-26 फोर्टनाइट है, तो इट मीन्स 25-26 या 25 से 30,000 लोग हैं जो इस टाइम जब मार्च में ये ओपन करेंगे, अगर पॉइंट सिस्टम इनका सेम रहा तो वो क्वालिफाई करेंगे रेजिडेंस वीजा अप्लाई करने के लिए। अच्छा। तो 2021 काफी काफी बिजी ईयर रहेगा इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ माइग्रेंट कम्युनिटी, इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर टाइम रिस्ट्रिक्शंस जो टाइम टू टाइम ये लोग नीचे लेके आ रहे हैं। एंड उसके बाद जो जुलाई के अंदर आएगा एक और बड़ा चेंज है जो पिछले साल से इन्होंने, वो भी तब जब सब कुछ ठीक रहा तो बट ये इनको लग रहा है कि जो एम्प्लॉयर का एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है वो 1 जुलाई को दे विल ब्रिंग इट। Okay, good. Yeah, I've spoken to relationship manager this year in New Year, and he said, "Yeah, we are on track." Achha, first, we were thinking maybe sometime in June we will be able to do it, but we are aiming 1st July. एक और आउट ऑफ द ब्लू सवाल सामने आ रहा है, वो ये है कि जिन लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी भी थी उनकी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया 2018 में, हाँ जी, तो वो बेचारे अब तक वेट कर रहे हैं, 3रा साल आ गया, तो वो जो टाइम ज्यादा लग रहा है, जब ड्रैग किया जा रहा है प्रोसेस, कोई और पेपर वर्क भी नहीं चाहिए, सब कुछ इन प्लेस है, वो लोग भी बेचारे कोई 9 साल से, कोई 10 साल से, कोई 11 साल से वेट कर रहा था, तो उसमें भी बैकलॉग इतना ज्यादा जमा कैसे हो गया, उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल परमिंदर जी, इसमें जो बैकलॉग की आपने बात की, अभी इमिग्रेशन जो जून 2019 में जिन लोगों ने रेजिडेंस वीजा अप्लाई किए थे उन लोगों ने उनके वीजा ऑफिसर्स अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा। और उनके ऊपर अभी काम हो रहा है। ओके। तो अभी भी अगर आप देखो तो 1.5 years लग रहा है केस ऑफिसर अपॉइंट होने में, तो होपफुली नेक्स्ट 3-4 years में, क्योंकि मार्च के बाद तो इनविटेशन गए ही नहीं है, तो मार्च के बाद ये प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएगा। तो होपफुली ये जो इनका टाइम पीरियड है लेस देन 6 और पहले की तरह 6 to 9 months पे आ जाएगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर। जी राजी, बहुत लोग हैं जो आपकी एडवाइस के ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं। हाँ जी, क्योंकि आप इतने लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के रूबरू होते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल हमारे जो ऑफशोर स्टक हैं माइग्रेंट्स, उनमें से एक मनदीप सिंह है, वो बोल रहे हैं, हेलो सर, आई एम स्टक ऑफशोर फ्रॉम 7th March 2020 एंड माय लो एसेंशियल स्किल वीजा ड्यूरेशन वाज 8th Jan 2020 to 8th Jan 2021 which is now expired. Can you give me solutions? And I did apply 6-7 times exemption, but it didn't work, so please assist me. Is there any extension for me in the future? करेक्ट। इनकी 2 चीजें मैं बताऊंगा मेनली। एक तो जो 8th January 2021 तक इनका लो स्किल वीजा वैलिड था जी, ठीक है, तो उनको जनवरी का ही टाइम उन्होंने बताया था EOI में एसेंशियल स्किल्स वीजा अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने 6 टाइम अप्लाई भी किया है, जो मेजर इमिग्रेशन ने हाँ डिक्लाइन कर दिया इन्विटेशन। आई डोंट नो इनको क्यों नहीं दिया। मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर रोज अलग अलग 3 ग्रुप्स में मेंबर हूँ और उसमें रोज कोई ना कोई कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है, तो मैं ये सोच रहा था
इन जनरल रूटीन में वो सारी जो एग्जाम्पशंस है उनको अप्रूवल मिल रही है, तो इन केसेस में ऐसा क्या हो सकता है कि इनको एग्जाम्पशन में अप्रूवल नहीं मिला? हाँ, इनके अंदर वही है जो यहाँ पे देखते हैं क्रिटिकल वीजा प्रोसेस जो क्या है इनविटेशन के टाइम में, तो हो सकता है ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम के 8 ऑफ जनवरी है, क्योंकि रूल ये था जनवरी 2020 तक अगर आपका एसेंशियल स्किल्स वीजा वैलिड है, आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है, जॉब अभी भी आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉयर को एक स्टेटस डिक्लेरेशन या एफिडेविट देना पड़ता है इन्विटेशन के साथ। तो आई डोंट नो दैट इन्फॉर्मेशन वाज देयर और मिसिंग, दिस वन थिंग। क्योंकि मेरे पास काफी लोग जेपी की वजह से वो जो एफिडेविट था वो साइन कराने आते होंगे। हाँ जी, तो विच इज गुड। उससे मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत एम्प्लॉयर हैं जो अभी भी इन ऑकवर्ड हालातों में भी अपने एम्प्लॉई का फुल सपोर्ट कर रहे हैं, एक परिवार की तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, या फिर उनको उनके बिजनेस के अंदर वो पोजीशन में उनकी अभी भी जरूरत है, चाहे वो सुपरवाइजर है चाहे मैनेजर्स हैं, यू नो दे स्टिल वांट देम टू रन द बिजनेस, तो इसीलिए वो सारा देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी दिसंबर के अंदर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का नया अपडेट आया था। उसमें था कि जो 1 जनवरी 2021 टिल 30 जनवरी 2021 तक जितने इनके, जैसे मनदीप विल बी वन ऑफ देम, जिनके वीजा एसेंशियल स्किल्स थे वो अगले 6 महीने के लिए बढ़ गए। जी। तो इनका वीजा अगर 9 जनवरी था या 8 जनवरी, तो इनका 8 या 9 जुलाई तक इनका वीजा बढ़ चुका होगा। तो वो ऑटोमेटिकली है या अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, अब उसके लिए कि इमिग्रेशन अगेन उसमें भी बहुत स्लो है। तो अभी जितने मिनिस्टर ने तो दिसंबर में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यू नो, ये अपनी प्रेस रिलीज कर कोई ईमेल या कुछ नहीं, लेकिन इमिग्रेशन बहुत स्लो है, इनके पास इतना स्टाफ नहीं है, इतना फास्ट प्रोसेस से ऑटोमेटिक वे में काम नहीं कर पाते। अभी भी हम जब से ओपन हुए हैं 11 जनवरी से, तो हम इमिग्रेशन के रेगुलर टच में हैं। तो व्हाट इमिग्रेशन इज सेइंग, बाय द एंड ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वी विल बी एबल टू सेंड everyone who is covered under this extension a further email for their visa extensions। तो मेरा यही मानना है बल्क में होता है, तो मे बी मनदीप ही इज ओवरसीज, probably he will receive a email as well। तो उस टाइम पे ये क्रिटिकल पर्पस वीजा दोबारा इनको EOI ट्राई करनी चाहिए। he should wait and be hopeful and positive that he will be in New Zealand। एक बात और भी है राज जी, ऐसे कितने ही मामले हैं मेरे पास पर्सनली भी, आपके पास भी बहुत मैसेजेस आते होंगे। आप एक कम्युनिटी लीडर भी हैं, एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो आप एडवाइस कर सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एज ए कम्युनिटी लीडर आप इतने लंबे समय से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, कहीं कम्युनिटी का कोई इशू हो गया, कोई कम्युनिटी वर्क आ गया, उसमें आप लोग हमेशा साथ रहते हैं। कुछ नॉन पॉलिटिकल लॉबिंग करने की ज़रूरत है इन पॉलिसीज़ में तब्दीली के लिए, तो वी आर रेडी। आप लीड करेंगे तो हमारे मीडिया वाले जितने भी सज्जन हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जो ऑफशोर स्टक माइग्रेंट्स हैं वो मामला बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। हालांकि धीरे धीरे गिनती कम हो रही है, लेकिन स्टिल उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है, यू कैन स्मेल दैट। करेक्ट। नहीं देखो, टाइम टू टाइम ऐसा होता है, जो ओवरसीज स्टक जैसे हमारे स्टूडेंट वीजा होल्डर्स हैं जी, यू नो वर्क वीजा होल्डर्स हैं, जो न्यूजीलैंड में एक्चुअली रह चुके हैं जी, चाहे 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल। अच्छा जी, जो लोग वहां पे स्टक है, तो उनका यू नो दिस गवर्नमेंट का ये राइट बनता है या इनका ये फर्ज बनता है कि वो उन लोगों को थोड़ी सिंपैथी के साथ कंसिडर करें उनकी सिचुएशन। ऑफ कोर्स इसमें जो माइग्रेंट कम्युनिटी है उनका भी काफी बड़ा रोल है, इतनी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, यू नो वो लोग, क्योंकि जब दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट की तरफ से एज ए न्यूजीलैंडर देखते हैं, जब हम मिनिस्टर से बात करते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनकी एक्चुअली सिचुएशन डिफरेंट होती है। हम तो माइग्रेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, माइग्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने भाइयों बहनों को देखते हैं ओवरसीज, भाई वो इतना न्यूजीलैंड में इन्वेस्ट किया है, न्यूजीलैंड में उनके एसेट्स चैटल्स हैं, किराए पे मकान अभी चल रहे हैं उनके, यहाँ पे सामान है, गाड़ियां हैं किसी की या खड़ी हैं, यू नो ऊपर से खर्चे हैं उनके, हम उनकी तरफ से देख रहे हैं। दूसरी तरफ से न्यूजीलैंडर जो एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो दूसरी तरफ से देखते हैं कि हमारे पास MIQ फैसिलिटीज बड़ी लिमिटेड है, तो वो पर डे जो सिर्फ 250 लोगों को ही अलाउ कर पाते हैं। तो प्रायोरिटी में फिर सबसे ऊपर न्यूजीलैंड सिटीजन आते हैं, जो अभी भी आपको पता है यूके से, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से अभी भी वो वापस आ रहे हैं, और आपको पता जो नए वायरसेस हैं वो भी वो साथ में लेके आ रहे हैं, यू नो।
इसके लिए तीसरे लॉकडाउन की अफवाह बार बार उठ रही है। अभी बार बार जैसे कम्युनिटी केस अभी हुआ है जो नॉर्थलैंड में, जो प्रोबेबल है, लेट्स सी हाउ इट इज। तो जब उनकी तरफ से बात करते तो वो कहते हैं कि भाई न्यूजीलैंड को हमें बिल्कुल कोविड फ्री रखना है एंड स्टेप वाइज वी विल ब्रिंग एवरीबॉडी। अब देखो जैसे हमें ट्रस्ट ही करना पड़ता है कि जैसे जिंदगी होप पे, एक उम्मीद पे चलती है, यू नो कल की दिन की उम्मीद है हमें, अच्छा दिन आएगा, ये जो योजनाएं अभी जो आप बोल रहे हैं वो उसी हालात में संभव हो सकेंगी जब तीसरा लॉकडाउन ना लगे। और साथ में जैसे अब ये स्टूडेंट वीजा होल्डर्स हैं, अब इनके लिए भी इन्होंने किया कि 1000 कौन जिनके स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो चुके हैं, जो इंडिया में गए थे वहां लॉकडाउन में उनके भी वीजा एक्सपायर हो गए, या जो ड्यू टू लॉकडाउन न्यूजीलैंड ट्रेवल ही नहीं कर पाए, सिर्फ ऑनलाइन वो पढ़े हैं, तो उन लोगों को अब देखो इन्होंने कंसिडर किया है एंड अलाउ किया है कि 1000 अलाउ करेंगे वो। बहुत कम है राजी, 1000 कम है, लेकिन सेम टाइम पे आप देखो यहाँ क्वारंटीन फैसिलिटी नहीं है, यू नीड टू मैनेज दैट ना। या तो हमारी कम्युनिटी जैसे आपने कहा कैसे काम करे, या तो हमारी कम्युनिटी के जो कम्युनिटी हॉल है, यू नो, या हमारी कम्युनिटी के पास कोई क्वारंटीन फैसिलिटीज है, हम कोई चीज फिक्स करें कि भाई यहाँ पे हम 100-200 लोगों को कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको कितने वॉलंटियर या पेड वर्कर चाहिए, वो एक पूरा प्लान है जैसे आप कह रहे हो। तो अगर वैसा प्लान लेके कोई कम्युनिटी के लिए मिनिस्टर के पास, एमपी के पास जाए, लॉबिंग की जैसे बात होती है, देन वी नीड टू कम विद द फैसिलिटीज। हाँ, ऐसा हो सकता है। कम्युनिटी के पास ये फैसिलिटीज हैं। 130 साल हो गए हमारी कम्युनिटी को यहाँ रहते हुए और मेरे ख्याल से हम लोग कर सकते हैं। अराउंड 300,000 के आसपास, बिल्कुल कलेक्टिव है ये। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट भी काम करते वो भी कहते हैं कि वी वांट टू वर्क विद द पार्टनरशिप्स। जैसे रिफ्यूजी के लिए वो लोग पार्टनरशिप में करते हैं कि अगर किसी एसोसिएशन को कोई रिफ्यूजी स्पॉन्सर करना है जी, तो आप आइए, आप उसके अगले 5 साल का पूरा यू नो जो उनका खाना पीना रहना, कल्चरल ट्रांजिशन इन न्यूजीलैंड, जैसे अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं की बात चली थी, स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं ना कि आप स्पॉन्सर करो, आप वो लो। तो इस तरह की बात है। तो न्यूजीलैंड की जब सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं तो हम मेंटली तो अपने जो लॉक्ड आउट जो अपने भारतीय भाई वहां पे हैं उनके साथ हैं, बिल्कुल। फिजिकली हम न्यूजीलैंड में हैं, पर जब उनकी क्वारंटीन फैसिलिटीज और पॉलिसी देखते हैं कि इट विल टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी डन। सो लेट्स यू नो वर्क टुगेदर एंड बी होपफुल। जो भी आपको सुन रहे हैं ना, चाहे इंडिया में, न्यूजीलैंड में, कि बी होपफुल कि इस आने वाले साल में हम सब जो भी वहां फंसे हुए हैं वापस न्यूजीलैंड आ जाए। आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं। हमारे छोटे भाई बहन है बेचारे, और 10 महीने से भी कईयों को ऊपर हो गए, और ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे पिछले 10-9 साल से रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हुए। तो ये लॉकडाउन का वाला जो या लॉकडाउन प्लस जैसे आप कह रहे हो ईओआई है जो वो इन्होंने पोस्टपोन कर दी ड्यू टू लॉकडाउन। अच्छा, काफी चेंजेस आ रही हैं। मैं देख रहा हूँ आपके पास काफी पेपर वर्क है। बिल्कुल। तो जो चेंजेस, जैसे चेंजेस टू टेम्पररी वर्क वीजा मैं देख पा रहा हूँ। तो आप जैसे पहले से ही बताते आए हैं रवायती तौर के ऊपर सरल भाषा में हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को जो चेंजेस हुई हैं उसके लिए थोड़ा एक आउटलाइन जरूर करें। जैसे परमिंदर जी भी हमने बात की, ये साल है जो 2021 इमिग्रेशन के चेंजेस के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट ईयर है। अच्छा। एक तो मार्च के अंदर जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे जो चेंजेस आ रही हैं वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं किस तरह के, क्योंकि जो इमिग्रेशन मैनेजर्स है वो हमें आइडिया देते हैं। अच्छा। तो इसके अंदर ये है कि कुछ ऑक्यूपेशंस मे बी दे आर कंसिडरिंग कि उनको स्किल्ड माइग्रेशन में रखें या ना रखें। ओके, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो स्किल्ड माइग्रेशन है इसके जो पॉइंट्स हैं कि वो ऊपर जाएंगे या 160 ही रहेंगे। अच्छा। तीसरा इसके अंदर है कि जो न्यूजीलैंड में ऑलरेडी वर्क फोर्स में है, जो क्वालिफाई करते हैं, तो वो जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में है उसका 2 साल, 3 साल या 5 साल का कोई टाइम पीरियड करें कि इतने साल अगर आप काम कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं वो लोग डिस्कस कर रहे हैं जो मार्च के अंदर लेके आएंगे। अच्छा। दूसरा मार्च के अंदर ही है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पेरेंट्स ईओआई, फाइनली, जो 2016 से पोस्टपोन हो रखी है। बहुत लंबा इंतजार। बिल्कुल, तकरीबन 5 साल अब उसको हो जाएंगे। यू नो मई में वो बंद हुई थी। तो उनके अंदर भी उनका यही चल रहा है कि अगर ये अभी उन्होंने किया सिंगल पेरेंट्स के लिए 106,000 पर एनम फॉर सिंगल पेरेंट। अच्छा। 159,000 फॉर बोथ पेरेंट्स, सिंगल इनकम। वो जो न्यूजीलैंडर्स जो नॉर्मल हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी है, सोच भी नहीं सकते, उनके पास इतनी हाईली पेड सैलरीज या जॉब नहीं है।
यू नो, जिसके अंदर, तो उसके अंदर वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि वेदर वी विल ब्रिंग इट डाउन और नॉट। दूसरा उसके अंदर 1000, दूसरा उन्होंने 1000 उसमें स्पेसेस किए हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि 1000 ही रखें या इसको ऊपर लेके जाएं। अच्छा, यू नो, हाँ, तो ये भी चल रहा है, ये हमें मार्च में पता लग गया। दूसरा जो बड़ा चेंजेस है, वो सबसे बड़ा चेंजेस जो आ रहा है पिछले 2 साल से, जो लेबर गवर्नमेंट बोल रही थी, वो है टू एड्रेस द माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन इशू। उसके लिए लेके आए हैं एक्रेडिशन एम्प्लॉयर की जो चेंजेस हैं। एक्रेडिशन एम्प्लॉयर की चेंजेस ये लेके आएंगे 1 जुलाई से। अच्छा, इसमें 2 चीज होंगी, जो हर एम्प्लॉयर को जो भी वीजा सपोर्ट करता है, अच्छा, उसको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के साथ एक्रेडिटेड होना पड़ेगा। एक्रेडिटेशन का क्या मतलब, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा उनके साथ। और रजिस्टर का क्या मतलब, व्हाट ये इमिग्रेशन क्या चेक करना चाहती है? इमिग्रेशन चेक करना चाहती है कि भी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कंप्लायंट हो। कंप्लायंट मींस कि सारे जो न्यूजीलैंड के लॉ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उनको वो फॉलो करते हैं। So this is not only for Indians, this is for every migrant जो भी किसको सपोर्ट कर रहा है। एवरी सिंगल एम्प्लॉयर, चाहे वो कीवी है, एग्जैक्टली, यू नो, या किसी और नेशनलिटी का जो बिजनेस, और जिसको किसी का भी वीजा सपोर्ट करना है। एग्जैक्टली। अब इसमें भी 2 तरीके के हैं। एक तो है स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन। स्टैंडर्ड उनके लिए आएगा जो जैसे छोटे टेकअवेज हैं, जो 2 वीजा लगे हैं, या कोई डेयरी शॉप है, या पेट्रोल स्टेशन है, जहां पे लेस देन 5 एम्प्लॉइज वर्क वीजा, नॉट एम्प्लॉइज, जो वर्क लेस देन 5 वीजा सपोर्ट करते हैं। ओके, उनकी सिंपल रिक्वायरमेंट होगी कि आप जो इमिग्रेशन की स्टैंड डाउन लिस्ट है, जो नॉर्मल कम्युनिटी में बोलते हैं कि ये एम्प्लॉयर ब्लैक लिस्ट हो रखा है, मतलब जिसके ऊपर माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन में फाइन हो रखा है, उसको वो रजिस्टर नहीं करेंगे, उसको एक्रेडिटेशन नहीं देंगे, तो वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकता वीजा। सो बिग चेंजेस कमिंग अप, बिग चेंजेस कमिंग अप। दूसरा है प्रीमियम एक्रेडिटेशन। उसमें प्रीमियम एक्रेडिटेशन के अंदर है जो मोर देन 5 एम्प्लॉइज को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसके अंदर कोई बड़ी जिसकी 2, 3, 4 कंपनी चल रही हैं, जैसे पिज्जा हट है, या सबवेज हैं, या कोई अच्छी ग्रोसरी शॉप है जिसमें 10-15 लोग काम करते हैं, तो वो प्रीमियम एक्रेडिटेशन में आएगी। वो 2 इयर्स के लिए आएगी। उसके थोड़े ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अंदर है एम्प्लॉयर का कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट के अंदर होनी चाहिए, कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रॉपर होना चाहिए, उसमें जितना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आपने पोजीशंस दी है उनका ट्रेनिंग मैनुअल्स होना चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी या बिजनेस नेचर के हिसाब से जो भी पॉलिसीज वो लोग करते, जैसे कस्टमर सर्विस पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, सारा इन प्लेस होना चाहिए। सारा इन प्लेस, ट्रेनिंग मैनुअल्स उनके अंदर होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ जो इंडियन शॉप्स हैं, बात घुमा फिरा के फिर इंडियंस पे आ जाएगी, क्योंकि हम लोग माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं, तो इंडियन में भी फिर हम सिर्फ पंजाबी की ज्यादा बात करते हैं। अब हो क्या रहा है कि लोगों की जो स्वीट शॉप हैं, स्नैक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टेक अवेज हैं, आपने भी इशारा किया, उनमें से जो ओवरसीज ट्रेंड इंडियन शेफ हैं, उनकी भारी कमी है यहाँ पे। पहले तो अप्रूवल लेना बड़ा मुश्किल है। कुक हैं, तंदूरी कुक हैं। अच्छा, वो मिल भी जाते हैं तो उनके पास वो पीस ऑफ पेपर नहीं होता। हाँ, एक्सपीरियंस, क्योंकि अब इन्होंने वही कंप्लाइंट कर दिया ना कि भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि देखो 5 साल पहले आप एक सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस देते कि मेरे को 2 साल 5 साल का है, इमिग्रेशन फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लेती थी। अब जब से इन्होंने स्किल्ड माइग्रेशन जो वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था 2016 के अंदर, यू नो, उसके अंदर जो पॉइंट बेस है कि आपने अगर स्किल्ड में काम करे तभी आप वर्क एक्सपीरियंस क्लेम कर सकते हैं, तो तब इन्होंने न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड एक्चुअली इन प्लेस कर दिए कि जैसे तो जो इंडियन शेफ वाला है वो जा तो दिल्ली इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर गुलाब जामुन बना के दिखाए कि भैया मैं बना लेता हूँ। नहीं, वो तो बना लेते हैं, वो कहते हैं हमें चाहिए कि ये वर्क एक्सपीरियंस जो आप क्लेम कर रहे हो टाइम पीरियड कि मेरे को 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें जैसे न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन थी, आपका इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, पे स्लिप दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, और जो दूसरे एविडेंस है कि भी आप थर्ड पार्टी के साथ आप कम्युनिकेट करते थे, हम वो एविडेंस दिखाओ। तो नेचुरल वो जैसे आपने बताया, इंडियन जो स्वीट मेकर या हलवाई होते हैं वहां तो आज की डेट में भी 2021 आज की डेट में भी वो कैश में पेमेंट करते हैं, वो जुबान पे चलता है सब, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है नहीं वहां पे, इनकम टैक्स रिटर्न होता नहीं, 5 या 6 लाख तक वहां इनकम टैक्स फाइल ही नहीं होता, टैक्स फ्री है, यू नो, तो ये सारे एविडेंस नहीं आते। तो वो जब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के साथ हम डील करते हैं तो ये वाले चैलेंज आते हैं हमें, यू नो, कि वर्क एक्सपीरियंस। जैसे अप्रूवल 6 मंथ्स का है, 6 मंथ्स में वो नहीं हो पाया, बिल्कुल, यू कांट मेक इट हैपन, तो दोबारा फिर अप्रूवल के लिए उसी
चक्की में फिर उसको फिर दोबारा से करना पड़ेगा, फिर यहाँ लेबर मार्केट टेस्ट करो, फिर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को प्रूव करो कि भी न्यूजीलैंडर्स अवेलेबल नहीं है टू डू दिस जॉब। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब भी अपनी कम्युनिटी के लोग अप्लाई करते हैं, मैं सबको बोलता हूँ हम फ्री लीगल एडवाइस देते हैं कि इट्स नॉट के भी यू नीड टू कम एंड पे मी ओनली देन आई टॉक टू यू। तो जब वो आधे घंटे की करते हैं इसलिए करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर हैं। एक बार आप हमसे मिल लो, बात कर लो और हम फ्री में आपको एडवाइस या रास्ता दिखा देंगे। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे 9 AM से लेके 5:30 PM आप लोग 5:30 PM तो ऐसे लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आप अभी 7 बजे मेरे पास आए। बिल्कुल, तो 7 मेरे ख्याल बजे से तक आप हम काम कर रहे थे, वही रहते हैं। बिल्कुल 6:50 तक काम हो रहा था। मुझे ये भी पता है कि आप लोग सैटरडे को शायद कुछ वर्कशॉप वगैरह भी हाँ लगाते जी हैं, बिल्कुल। अभी हाँ, क्योंकि अभी जैसे क्रिसमस न्यू ईयर हॉलिडे चल रहे थे, अभी स्कूल नेक्स्ट वीक से ओपन हो जाएंगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के जब ये लॉन्ग वीकेंड अपने फिनिश होंगे, 2 लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं, उसके बाद आई थिंक 13 या 14 का जो सैटरडे आएगा हमारा, देन विल स्टार्ट द फ्री लीगल क्लिनिक, जो हम 2 घंटे 10 से 12 कम्युनिटी के लिए स्पेशली चलाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हो सके तो फ्री लीगल जब क्लिनिक रहेगा तो उसमें भी हम लोग एक वीडियो या लाइव सेशन जो है, बिल्कुल हाँ जी, विजिट आवर ऑफिस, तो फिर आप देखो कम्युनिटी के किस तरह के आइडिया हो जाए। हाँ, लोग हमारे पास आते हैं। इट्स नॉट अबाउट इमिग्रेशन, दे कम फॉर प्रॉपर्टी, दे कम फॉर फैमिली, दे कम फॉर क्रिमिनल, दे कम फॉर सिविल लिटिगेशन, क्योंकि किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो सोचता है चलो एक बार एडवाइस लेके देख लूं मेरा क्या निकलता है या मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। जी जी। तो काफी फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ community they come and take that free legal advice and which we are really proud कि भी हम इस तरह की सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप भी बहुत बिजी हैं, आशिमा जी भी बहुत बिजी हैं, आपकी टीम के बाकी के लोग जो हैं दे आर गुड मिक्स, जबान बोलने में बिल्कुल लैंग्वेज मोर देन सभी जबान बोल लेते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, 12 या 13 हमारे पास एथनिक कम्युनिटीज हैं। अच्छा। जैसे सामुअन है, टोंगन है, फिर जापानीज है, कीवी है, उसके बाद अपना पंजाबी हैं अपने पास, गुजराती हैं, नेपाली हैं, श्रीलंकन हैं, फिलिपिनो हैं। अच्छा। हाँ, तो इतनी सारी जवान या लैंग्वेज बोलने वाले कल्चरल डाइवर्स है हमारे पास, तो मल्टी कल्चरल, एंड दिस इज द फेस ऑफ ऑकलैंड और न्यूजीलैंड, स्पेशली साउथ ऑकलैंड। बिल्कुल। एक बार फिर मैं याद करना चाहांगा, नंबर 31 ईस्ट मैकी रोड लेवल 1 पापा टोयोटो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ। ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ office@legal'associates.co.nz। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 27999439। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੀਗਲ एसोसिएट्स की टीम ਜਿਹੜੀ है वो पूरी तरह तैयार बर तैयार है। आखिर में आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो 3-4 मैसेज देते हैं। एक तो अगेन रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। दूसरी, रिपब्लिक डे पे हमें पता है जो दिल्ली में जो अपने फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं इंडिया में जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारी हाँ बिल्कुल शुभकामनाएं उनके साथ हैं। साथ में ये भी है कि भी ये जो उनका जो विरोध प्रदर्शन है ये शांतिपूर्वक रहे, सब लोग सुख शांति से क्योंकि ये डेमोक्रेसी की अच्छी चीज है कि भी हम जो भी आवाज है बुलंद होके हमारी उठाएं कि वी डोंट एग्री विद यू और वी एग्री विद यू। लेकिन डेमोक्रेसी में जैसे आपने बताया कि भी जो संवाद है वो बहुत जरूरी है, जो चीजें वो कम्युनिकेशन से होनी चाहिए। तो आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं फॉर दिस कि आपका जो ये विरोध प्रदर्शन है सुख शांति से हो और जो आपकी मांगे हों वो सारी की सारी पूरी हों। क्या बात है।
और जो ऑफशोर स्टक भाई बहन है उनके लिए उनके लिए भी कि जैसे टाइम टू टाइम अभी एसेंशियल स्किल्स वर्क वीजा वाले जनवरी से स्टार्ट हुए, अभी जो 1 अप्रैल से हमारे स्टूडेंट वीजा वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे काफी उम्मीद है जो लोग बच गए हैं इसके अंदर वो लोग भी जल्दी से जल्दी इस साल आ पाएंगे। गवर्नमेंट के साथ जैसे भी काफी लोगों ने विरोध भी किया है, प्रदर्शन भी किया है, अपनी नाराजगी इमिग्रेशन के अगेंस्ट में, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दिखाई भी है, इंडिया में भी न्यूजीलैंड में भी। तो वो वाली जो आवाज है वो बुलंद रखें, क्योंकि जो चीज है जो मांगनी चाहिए वो बिल्कुल खड़े होके स्ट्रांग होके मांगनी चाहिए, वो मिलेगी जरूर। इट्स मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट भी स्टेप वाइज काम कर रही है और जो लीगल एसोसिएट की टीम है वो आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी रेडियो स्पाइस के दौरान, और कम्युनिटी फंक्शंस हैं उनके दौरान। हम काफी काम करते हैं कम्युनिटी में, लोकली भी। और अगर किसी को ऐसे लगता है कि जिनके पास अब कोविड के दौरान या कोविड के बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल वो कर रहे हैं, अपना कोई भी लीगल केस है, चाहे इमिग्रेशन का है, चाहे सिविल का है, फैमिली का है, वो अच्छी तरह नहीं कर पा रहे, तो उसके अंदर भी हम एज ए चैरिटेबल केस, एज ए प्रो बोनो केस, वो भी हम आप लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट करें एंड थ्रू आउट ईयर वी विल बी वर्किंग विद यू फॉर यू टू गेट द रिजल्ट्स व्हिच यू वांट विद न्यूजीलैंड जुडिशरी सिस्टम। Well done, well said. Thank you very much. बहुत थोड़े समय में काफ़ी चीज़ें आपने बता दी और कुछ आइडियाज़ भी दिए कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से। एंड I'll make sure कि जब भी कम्युनिटी की नेक्स्ट जो भी सेटिंग रहेगी जिसमें सीनियर मेंबरान भी आते हैं, तो उसमें मैं ये आइडिया फ्लोट करूँगा, जैसे आपने बोला कि हम लोग कलेक्टिव कुछ एफर्ट करें जिसमें आइसोलेशन वाली जो फैसिलिटीज़ हैं वो और की जा सके सिविल डिफेंस या मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। बिल्कुल, तो वी शुड गो फॉर इट। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। समय दिया, बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू परमिंदर। इस